Hello, dear learner. So, this is the second lesson of the series in which we are going to discuss about the ICMR previous year questions or the memory based question. So, इस सीरीज में जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और क्योंकि हम लोग एक डिटेल मैनर में हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं सो क्वेश्चन भले ही आपके बेसिक हो बट उसके रिगार्डिंग जितनी भी बेसिक बातें होंगी वो इस सीरीज के साथ आपकी क्लियर होती चली जाएंगी. So first question is transcription is the process. All you know that what is transcription. इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आप इजीली इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट वन को सिलेक्ट कर सकते हो. ट्रांसक्रिप्शन एक आपका सेल का प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल जो होती है अपने जेनेटिक मटेरियल को डीएनए से आरएनए फॉर्म में कन्वर्ट करती है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए टू द मैसेंजर आरएनए. Now we understand the overall process of this ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और कैसे आपकी सेल जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करती है. व्हाट्स द नीड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. सो एक टर्म आपने सुना होगा दैट इज द सेंट्रल डोग्मा. व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा का मतलब ये है कि हम लोग सभी पढ़ते आए हैं कि हमारी जो सेल्स होती है उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है. व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल बेसिकली वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है. अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोइड के अंदर स्टोर्ड होती है. ठीक है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेसिकली वो इंफॉर्मेशन होता है जो सेल को उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए उसकी नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है. हम लोग सेल्स के अंदर देखते हैं कि डीएनए को वो एज कंपेयर टू आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में ज्यादा सिलेक्ट करती है. यानी कि वायरस को अगर छोड़ दें तो बाकी हमारे यहाँ जितनी भी लिविंग सेल्स होती है मोस्ट ऑफ द केसेस सॉरी मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है. व्हाई. बिकॉज डीएनए इज स्टेबल. स्टेबल इसलिए क्योंकि डीएनए जो होता है उसके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए के पास राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है. यानी कि डीएनए के पास जो डीऑक्सी यानी कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है डिफिशियंसी होती है उसके सेकेंड कार्बन के ऊपर जिस वजह से वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. दूसरी चीज ये कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होता है और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है जो अगेन उसको उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है. ये नॉर्मल सी चीजें जो आप सभी को पता होगी. लेकिन जब डीएनए है अब आप ये पूछ सकते हो कि डीएनए जो है ऑलरेडी हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसकी फॉर्म में प्रेजेंट है देन व्हाई द नीड ऑफ दिस ऑल दिस प्रोसेस या सेंट्रल डोग्मा की ही जरूरत क्यों है. सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है डीएनए की कॉपी आरएनए में कन्वर्ट हो आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो. बट व्हाट्स द नीड ऑफ दिस सेंट्रल डोग्मा. बिकॉज डीएनए जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है बट इट कांट क्रॉस द मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकता. इसे न्यूक्लियस के अंदर इसकी जो पोजीशन होती है इट इज स्पेसिफाइड टू द न्यूक्लियर रीजन. दैट्स व्हाई जब उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आपको प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेट करना होता है तो उसे ऐसी कोई मशीनरी चाहिए होती है. सेल को ऐसा कोई मशीनरी चाहिए होता है जिससे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के बाहर आ सके और इजीली जो राइबोसोमल मशीनरी है वो उसको यूज करके प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सके. लेकिन उसके लिए उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बाहर आना जरूरी होता है. इसलिए डीएनए जो है वो अपनी कॉपीज बनाता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन के थ्रू वो अपनी मल्टीपल कॉपीज की फॉर्म करेगा. डीएनए की रेप्लिकेटेड कॉपी को रीड आउट करके आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आरएनए बनता है और अगर स्पेसिफाइड मैनर में कहें तो एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है. बिकॉज आरएनए तो आपके और भी मल्टीपल टाइप के होते हैं. टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, उसके साथ साथ SNRNA भी होता है, MIRNA भी होता है. बट mRNA इज द ओनली वन जो आपका एक्चुअल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी किए होता है. लेकिन ये आपके ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में है यानी कि आरएनए की फॉर्म में होता है. और आरएनए जो है वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है. इसलिए रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है. ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट इज mRNA. Because this mRNA is
it can easily cross the nuclear membrane so that जो राइबोसोमल मशीनरी है उस mRNA को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड आउट करके प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सके और आपकी सेल अपने पर्टिकुलर फेट को, अपने पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके. सो दिस इज अ सेंट्रल डोगमा, यानी कि आपकी जो सेल है वो डीएनए को यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फर्स्ट एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती है, ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है जो न्यूक्लियस रीजन को क्रॉस आउट कर सके, और क्रॉस करने के बाद ट्रांसलेशन होता है. ट्रांसलेशन के अंदर आपकी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है बाय द राइबोसोमल यूनिट्स. ओके, सो दिस इज द सेंट्रल डोगमा. दैट्स व्हाई जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर आपका जो डीएनए है वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें कि भी ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से कंप्लीट होता है, तो कुछ बेसिक चीजें यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे हमारा जो डीएनए है एक सेगमेंट जो होता है, बिकॉज देखिए जब आप रेप्लिकेशन भी पढ़ते हो तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की सबसे पहले अनवाइंडिंग होती है. ठीक है, वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद ही उसके ऊपर मशीनरी जो है उसको रीड आउट करती है और डीएनए की रेप्लिकेट बनाती है, डीएनए की कॉपीज बनाती है. इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, बट आरएनए पॉलीमरेज के लिए जरूरी क्या है कि वहां पे आपका सिग्मा फैक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है. आरएनए पॉलीमरेज आपका खुद से डीएनए सेगमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसीलिए उसे सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है. सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये सिग्मा फैक्टर डीएनए स्टैंड को आइडेंटिफाई करेंगे, और डीएनए स्टैंड भी कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसकी अनबाइंडिंग हो चुकी है. फिर उसके बाद यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और फिर आप देखते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन शुरू हो जाता है, और जैसे ही न्यूक्लियोटाइड का एडिशन शुरू होगा आप यहाँ पे देखोगे कि डीएनए आरएनए हाइब्रिड की फॉर्मेशन होगी. डीएनए आरएनए हाइब्रिड से मतलब ये हुआ कि एक सेगमेंट तो हमारा पैरेंटल हो गया, पैरेंटल सेगमेंट इज डीएनए, एंड जो आपका सेगमेंट नया बन रहा है वो सेगमेंट हमारा हो गया आरएनए. आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए. ठीक है, सो यहाँ पे डीएनए आरएनए हाइब्रिड की फॉर्मेशन होगी. और यहाँ पे डायरेक्शन आपको याद रखनी है कि हमेशा आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन को ये फॉलो करेगा. ठीक है, now the next question is what is cytokinesis. Cytokinesis again it is a very basic question because ICMR के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो आपसे बहुत ही सिंपल से और आपके बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपकी डेप्थ, आपकी नॉलेज की डेप्थ को वो फाइंड आउट करते हैं कि आपको कितना डिटेल मैनर में चीजों के बारे में पता है. ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, देखिए सभी को पता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी है दैट दे कैन डिवाइड, वो डिवीजन को परफॉर्म कर सकती है, वो डिवाइड हो सकती है. डिवीजन का सिंपली मतलब होता है कि वो अपने जैसी डॉटर न्यूक्लाई की फॉर्मेशन कर सकती है. बिकॉज देखिए जब कभी आप लिविंग बॉडी को पढ़ते हो तो आप कहते हो कि हम लोग किसी भी बॉडी को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग. लिविंग किस बेस पे कैटेगराइज करते हैं कि वो न्यूट्रिशन गेन करे, वो मूवमेंट शो करे, वो ग्रोथ शो करे, और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को शो करे, हेमियोस्टेटिस की प्रोसेस को शो करे, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी हमारी लिविंग बॉडी होती है. रिप्रोडक्शन टर्म हम एक लिविंग बॉडी को कैटेगराइज करने के लिए यूज करते हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दोबारा से प्रोड्यूस करना. तो हर एक लिविंग बॉडी के पास अपनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, वैसे ही हमारी सेल होती है कि वो अपनी जैसी सेल को बना सकती है, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिवीजन. दिस डिवीजन इज अगेन ऑफ टू टाइप. It can be mitosis, it can be meiosis. Now the question is कौन सी सेल आपकी माइटोसिस परफॉर्म करने वाली है, कौन सी सेल मियोसिस परफॉर्म करने वाली है. मियोसिस जो होता है जनरली ये जर्म सेल्स के लिए होता है. जितनी भी जर्म सेल्स होती हैं या जितनी भी आपकी सेक्स सेल्स होती हैं, ठीक है, वो सेल्स आपकी क्या परफॉर्म करती है, मियोसिस. बिकॉज आफ्टर द मियोसिस आपके पास हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है. हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन कब होगी, जब एक डिप्लॉइड सेल यानी कि 2n सेल्स डिवाइड होगी, और डिवीजन अगर मियोसिस टाइप का है तो वहां पे हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होगी. लेकिन अगर माइटोसिस है तो जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, सोमैटिक सेल्स का मतलब अदर देन द गैमेटिक सेल, अदर देन द गैमेटिक सेल्स,
ठीक है। meiosis is performed by the gametic cells and somatic cells perform the mitosis process. in mitosis process अगर एक डिप्लॉइड सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है तो वहां पे जो सेल्स बनेगी वो अगेन डिप्लॉइड सेल ही बनेगी, ठीक है। सो इस सेल डिवीजन के अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ऑल यू नो दैट कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सो यू कैन ब्रेक दिस वर्ड कैरियोकाइनेसिस इनटू टू, न्यूक्लियस प्लस सिंथेसिस, न्यूक्लियस प्लस सिंथेसिस। इट मींस दैट कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियर रीजन का सिंथेसिस होगा। मतलब ये कि आपका जो जितने भी आपका जेनेटिक मटेरियल है उसके डिवीजन वाली प्रोसेस आपकी कैरियोकाइनेसिस में इंक्लूडेड होती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस, ठीक है। तो जब देखिए आपकी सेल जब डिवाइड करेगी तो सबसे पहले तो उसके सेंटर में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसकी रेप्लिकेट बनेगी, ताकि जो दो रेप्लिकेट बनी है वो आपकी दोनों डॉटर न्यूक्लाई के पास जा सके। इसलिए ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जहां पे जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो बिटवीन द टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। अगर आप अदर यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन। क्रोमोसोम कंडेंसेशन कब होता है? जब आपकी सेल के अंदर आप देखते हो कि मियोसिस वहां पे माइटोसिस या मियोसिस कोई भी सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्पिंडल फॉर्मेशन अगेन ये आपके सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड भी अगेन एक पार्ट है सेल डिवीजन के टाइम पे। जब आप डिटेल्ड मैनर में सेल डिवीजन को स्टडी करोगे या आप कर भी चुके होंगे तो आप वहां पे पढ़ चुके होंगे कि स्पिंडल की फॉर्मेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ये सभी आपके सेल डिवीजन के टाइम पे आते हैं, ठीक है। So cytokinesis, it is the division of cytoplasm of parent cell into two daughter nuclei cells. So as you can see, cytokinesis में क्या होगा कि न्यूक्लियर रीजन की फॉर्मेशन के बाद जो साइटोप्लाज्म रीजन है उसका डिवीजन हो जाता है एंड आफ्टर दैट आपके पास दो सेपरेट डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। Now the next question is a cross in which parent differ in a single pair of contrasting character is called. वो क्रॉस कौन सा है जिसके अंदर पेरेंट सेल जो होती है वो डिफर करती है सिर्फ एक सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। आपको सभी को पता है कि हमारे जो पेरेंट्स मतलब जो पेरेंट सेल्स होती हैं, पेरेंट सेल से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है जो डॉटर सेल्स होती है उनके पास, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की तो हम जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर होता है 50-50 के रेशियो में, यानी कि 50% कैरेक्टर आएंगे आपकी मदर सेल से और 50% कैरेक्टर आते हैं पेरेंट सेल से, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने पूछा है द क्रॉस इन विच पेरेंट डिफर इन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो आप कैरेक्टर को होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस दो टर्म में स्टडी कर सकते हो। होमोजाइगस का मतलब होता है सेम कैरेक्टर हो। सेम कैरेक्टर किसके जैसे सेम, यानी कि पेरेंट के जैसे सेम। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट कैरेक्टर, राइट। सो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का मतलब होता है अगर कैरेक्टर सेम है यानी कि दोनों एलील्स आपके डोमिनेंट है, कि पेरेंट जो मेल से आया है वो भी आपका डोमिनेंट है, जो फीमेल से आया है वो भी आपका डोमिनेंट है, या यहाँ पे रिसेसिव भी हो सकता है, यानी कि दोनों एलील सेम होनी चाहिए तो होता है होमो। अगर दोनों एलील अलग है तो हम उसे कह देते हैं हेटेरो कंडीशन। तो ये जो चेंजेस है ये सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो आप देखते हो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप स्टडी करते हो, बिकॉज टेट्रा हाइब्रिड के अंदर 3 कैरेक्टर डिफर करते हैं, डाई हाइब्रिड में 2 एंड ट्राई हाइब्रिड में, सॉरी नॉट टेट्रा में 4, ठीक है।
और यहाँ पे आपके 3 कैरेक्टर डिफर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके क्रॉसेस होते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, उन्हें क्यों स्टडी करना होता है। देखिए, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसे जनरली इसलिए स्टडी किया जाता है क्योंकि ये आपके कैरेक्टर्स के जो होमोजाइगोसिटी है, जो हेट्रोजाइगोसिटी है, उसको रीड आउट करने में हेल्प करता है। मतलब कि ये ऑफस्प्रिंग के अंदर कौन से कैरेक्टर उसके होमोजाइगस है, कौन से उसके हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। इसलिए जब कभी भी हेट्रोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी को पढ़ना है, स्टडी करना है, तो जेनेटिस्ट जो होते हैं हमारे, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस जब हम ये टेस्ट क्रॉस बेसिकली परफॉर्म किया जाता है रिसेसिव पेरेंट और हेट्रोजाइगस उसके बीच में परफॉर्म किया जाता है, ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके, अगेन ये भी हेट्रोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। सो अलग अलग टाइप के क्रॉस अलग अलग रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। सो हेट्रोजाइगस में यू कैन सी कि हमारे पास जो पेरेंट्स होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बनेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Now the next question is hormone insulin of pancreas is secreted by। आप सभी ने इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है, इंसुलिन। इंसुलिन को सिंथेसाइज करने वाला ऑर्गन कौन सा है, इट इज पैनक्रियास। और पैनक्रियास की अगर बात करें तो पैनक्रियास के 2 फंक्शंस होते हैं, इट इज एंडोक्राइन इन इट्स नेचर एज वेल एज इट इज एक्सोक्राइन इन इट्स नेचर। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब क्या है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है, देखिए आपकी बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन सेल्स जो होता है वो जितने भी मटेरियल को सिक्रीट करेंगे, मतलब जो भी सब्सटेंस वो सिक्रीट करेंगे उसको वो रिलीज कर देंगे ब्लड के अंदर, यानी कि यहाँ पे कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती। ठीक है, एक्सोक्राइन का क्या होता है कि वो उस टारगेट ऑर्गन तक, जिस भी टारगेट ऑर्गन तक उसे सब्सटेंस रिलीज करना है, सिक्रीट करना है, वो डायरेक्ट ग्लैंड की हेल्प से अपने सब्सटेंस को उसके ऊपर सिक्रीट कर देते हैं। ठीक है, सो जो पैनक्रियास है वो दोनों टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करता है। यहां से देखिए, हम पैनक्रियास के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा पैनक्रियास के अंदर जो पैरिफेरल रीजन होता है, पैरिफेरल रीजन इज स्पेसिफाइड फॉर इट्स एक्सोक्राइन फंक्शन, और इसका जो सेंटर वाला रीजन है इट इज स्पेसिफाइड फॉर इट्स एंडोक्राइन सिस्टम। Why is it so? Exocrine is different thing. We are not going to discuss about that thing. लेकिन अगर छोटा सा उसको समझे तो आपकी सेल के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसमें आपका पैनक्रियाटिक जूस भी होता है। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन कौन करता है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। ठीक है, जो आपका सेंटर वाला रीजन होता है, सेंटर वाला रीजन क्या करता है, ये एंडोक्राइन रीजन होता है, बिकॉज यहाँ पे सेंटर के अंदर बहुत सी अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अल्फा सेल्स जो कि स्पेसिफाइड है ग्लूकागॉन को सिक्रीट करने के लिए, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन को सिक्रेट करेगी, डेल्टा सेल जो कि सोमैटोस्टैटिन को सिक्रेट करेगी, और एक और टाइप की सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं एफ सेल्स जो कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट करती है। अब देखिए, जो अल्फा सेल्स हैं और बीटा सेल्स हैं ये मेजॉरिटी में प्रेजेंट होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो प्रेजेंट होती है डिफरेंट टाइप की सेल्स उसे हम कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस। ठीक है, सो अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को सिक्रेट करेगी, बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रेट करेगी, इनके भी अपने अलग अलग फंक्शंस होती हैं। लेकिन अगर आप डेल्टा सेल के फंक्शन को देखते हो, डेल्टा सेल्स सिक्रेट करती है सोमैटोस्टैटिन को। सोमैटोस्टैटिन बेसिकली क्या करता है कि इन दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करता है, अल्फा सेल और बीटा सेल के फंक्शन को रेगुलेट करेगा कि आपके ब्लड के अंदर कहीं ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रेशन ना हो जाए। ग्लूकागॉन इंसुलिन के लेवल को मेंटेन रखता है कौन, डेल्टा सेल्स, बिकॉज सोमैटोस्टैटिन, जहां पे स्टैटिन वर्ड लग जाता है यानी कि वो इनहिबिट करेगा, तो सोमैटोस्टैटिन ये आपकी डेल्टा सेल्स के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, और ये डेल्टा सेल्स रेगुलेट करती हैं बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स के रेगुलेशन को, इन शॉर्ट बोल सकते हैं इनहिबिट करती है। ठीक है,
फिर उसके बाद एप्साइलन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो अगेन सोमाटोस्टैटिन को सिक्रेट करती है, बट एप्साइलन का अमाउंट बहुत ही कम होता है पैनक्रियाज के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी होती हैं, मतलब सॉरी जो एफ सेल्स होती हैं वो आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट करती हैं। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बीटा सेल, बिकॉज अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करेगी, पैनक्रेटिक एकिनस जो है वो आपके पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स को सिक्रीट करती है, एंड गामा सेल्स अगेन जो गामा सेल्स होती है हमारी, जिन्हें हम डेल्टा सेल्स भी बोलते हैं, सॉरी गामा सेल्स इज डिफरेंट थिंग एंड डेल्टा सेल्स इज डिफरेंट थिंग, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियास, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन, एंड इसके बाद अगेन हम लोग एक लेसन लेके आएंगे जिसके अंदर अगेन हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, and if there is any doubt then please tell me in the comment section. Thank you so much guys for watching this video.